नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 11 अगस्त, दिन है रविवार। आइए देखते हैं आज के जनसत्ता पेपर में क्या है खास। सबसे पहले बढ़ते हैं हेडलाइन की ओर। मित्रों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पास एक जगह है कोकरनाग और वहीं पर एक जंगल है गगर मांडू। वहां पर अभी आतंकवादियों के साथ एक भीषण मुठभेड़ देखने को मिली है भारतीय सेना की, और जिसमें 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं। जी हाँ, 2 सैनिकों की मौत हो गई है। और यहां पर ये आपको याद रखना है कि ये कोकरनाग में हुई दूसरी सबसे बड़ी मुठभेड़ है। पिछले 1 साल में कोकरनाग में दूसरी ये बड़ी मुठभेड़ हो चुकी है। सितंबर 2023 में भी ये घटना हुई थी यहाँ पर, जिसमें सेना की तरफ से एक कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर और एक डीएसपी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वो शहीद हो गए थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह समय के साथ अब देख रहे हैं इलेक्शन पास आ रहा है, 30 सितंबर से पहले इलेक्शन करवाने के निर्देश है जम्मू कश्मीर में, तो लगातार उसी के पैरेलल में ये आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को अस्थिर करने का प्रयास है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं सेबी के ऊपर, जिसमें कि जो सेबी की प्रमुख हैं माधवी बुच। जी हाँ, इनका नाम है माधवी बुच। ये चर्चाओं में आ चुकी हैं। एक्चुअली जो अमेरिकी शॉर्ट सेलर एक हिंडनबर्ग रिसर्च है, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने सेबी की जो ये हेड हैं और इनके पति, इन दोनों को अडानी के साथ धन हेरा फेरी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया। एक बात बोली गई है हिंडनबर्ग की तरफ से कि निवेश का स्रोत इनका केवल वेतन है, जो सेबी प्रमुख हैं माधवी बुच, और उनके पति हैं धवल बुच। लेकिन इनकी कुल संपत्ति अगर देखी जाए तो 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। जी हाँ, 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर। और उसने दूसरा आरोप लगाया है कि सेबी ने अडानी की मॉरिशस और बरमूडा में जो कंपनी, फर्जी कंपनियां काम कर रही हैं, जानबूझकर उसकी जांच करने में रुचि नहीं दिखाई है। तो एक तरह से ये मामला आ रहा है अडानी और सेबी प्रमुख के गठजोड़ का, जिसमें उनके पति भी शामिल हैं। आगे देखते हैं कि ये मामला किस तरफ मोड़ लेता है। तो ये दूसरी बड़ी खबर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है। अब बड़े स्तर पर इसमें विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और जल्दी कहा गया है कि अगर 48 घंटे में कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता तो इस पर जो मेडिकल एसोसिएशन है वो बड़े हड़ताल पर जा सकती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। तीसरी खबर आ रही है हमारे रूस से। भारतीयों को, आपने पिछले कुछ समय पहले एक न्यूज सुनी थी कि भारतीयों को सेना में कार्यमुक्त करने का काम जारी, यहां आप देख रहे थे, रूस में जबरदस्ती भारतीयों को सेना में शामिल कर लिया गया था। तो इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। तो उसका कहना है कि रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि रूस ने अपनी सेना में भारत सहित कई देशों के नागरिकों को भर्ती करना बंद कर दिया है। और अब रूसी सेना ऐसे भारतीयों की पहचान कर रही है जो उनकी सेना में काम कर रहे हैं, और उन्हें जल्द से जल्द कार्यमुक्त करके भारत भेजने का काम किया जाएगा। जी हाँ, रूस इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। अगली खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जैसा आप देख रहे हैं कि वहां के प्रधान न्यायाधीश और 5 न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया है। वहां के प्रधान न्यायाधीश का नाम था उवैदुल हसन। जी हाँ, शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद इन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दबाव में इस्तीफा दे दिया है, और इसके साथ 5 अपीलीय डिवीजन के जो न्यायाधीश थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा है। और आपको मैं बता दूं, छात्रों, प्रदर्शनकारी जो थे, उन्होंने इनको 1 बजे तक इस्तीफा देने का समय दिया था, तो इन्होंने 1 बजे से पहले इस्तीफा दे दिया है। और अब नए वहां के जो प्रधान न्यायाधीश होंगे उनका नाम होगा सैयद रफात। जी हाँ, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनका नाम होगा सैयद रफात। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर, हिंदू समुदाय के ऊपर अटैक हो रहा है। ये भी एक खबर काफी बड़ी बन रही है। और योगी जी ने, जो यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा विपक्ष के मुंह क्यों सिले हुए हैं। जी हाँ, उन्होंने प्रश्न उठाया है। मित्रों, अब आगे आते हैं अगली खबर की ओर। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथ, इनको कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अभी तक जो कैबिनेट सचिव थे उनका नाम था राजीव गौबा। अब उनकी जगह पे टीवी सोमनाथ नाथन को जो है अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगली चीज यहां पे आपने देखा, जो क्रीमी लेयर के संबंध में इस समय चर्चाएं चल रही हैं, तो खड़गे जी का बयान आया हुआ है, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि सरकार इसके माध्यम से, जो क्रीमी लेयर या मलाईदार तबके की बात कर रही है, उसके माध्यम से एससी एसटी के जो आरक्षण है उस पर इनडायरेक्ट हमला करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की चाल है कि वो आरक्षण को खत्म कर दे। और इसी मुद्दे पर उन्होंने बाबा साहब और गांधी जी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था उसकी भी चर्चा कर डाली, और आगे ये भी बता डाला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने इस आरक्षण नीति को जारी किया था, जिसे कि अब मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट ही मैं मानूंगा। ये भी न्यूज काफी चर्चाओं में चल रही है। इसके बाद बात आती है कि यहां पर देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में देखिए 2 गठबंधन इस समय काम कर रहे हैं। एक गठबंधन का जो नाम है वो है महाविकास आघाड़ी। इसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, यूबीटी वाली, उद्धव ठाकरे वाली, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार वाली। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये 3 पार्टियां, इन्हीं को बोलते हैं महाविकास आघाड़ी। ये जो है इस समय विपक्ष में है। तो पक्ष में, जो सत्ता में कौन है, उस गठबंधन का नाम है महायुति। क्या नाम है? महायुति। और इसमें शामिल है आपके जो भाजपा, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, और राकापा।
तो दोस्तों इस तरह वहां पर दो गठबंधन काम कर रहे हैं। तो अभी क्या है, उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि अब वहां महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले दिल्ली यात्रा की थी, तो कांग्रेस नेताओं से वो मिले। तो अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं महायुति गठबंधन के द्वारा कि देखो ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं महाराष्ट्र के, इसीलिए आए थे मिलने। तो अब महाविकास अघाड़ी दल ने क्लियर किया है कि देखो भैया, पहले इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, फिर हम मुख्यमंत्री निश्चित करेंगे। और साथ ही साथ इन लोगों ने एक नाथ शिंदे सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने यहाँ लड़की बहन एक योजना शुरू की है, जिसमें पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये शुरू किया गया है, और ये लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि विपक्ष अगर सत्ता में आ गया तो वो ये महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे को बंद कर देगा। तो इस तरह ये गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। आगे बढ़ते हैं और न्यूज पे देखते हैं। देखिए, एक घटना आ रही गाजियाबाद से, बड़ी दुखद घटना है। इसमें एक हिंदूवादी संगठन था, इसने गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के बाद झुग्गियों में कुछ लोग रह रहे थे, तो उन पे आरोप लगा दिया कि भैया ये तो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, और उनकी झुग्गियां तोड़ दी, जमकर पीटा। और इस मामले में पकड़े गए हैं हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेन चौधरी उर्फ पिंकी, और 20 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जी हाँ, ये एक घटना हो गई है गाजियाबाद में। अब उनके बारे में थोड़ी डिटेल दे रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर है पिंकी चौधरी, आप देख ही सकते हैं। तो ये भी घटना चल रही है साथ में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आप जैसा जानते हैं स्वतंत्रता दिवस परेड के पूर्वाभ्यास की प्रक्रिया होती है। इसी क्रम में यातायात निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आप में से कोई भी इस तरह के नोएडा और अन्य क्षेत्रों में आते जाते हैं तो आप जरूर इस न्यूज को देखिएगा, जिससे आप जाम में ना फंसना पड़े। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये काफी अच्छा आर्टिकल आया है पी चिदम्बरम का, लोकतंत्र का अभाव। ये बांग्लादेश में लोकतंत्र किस तरह पिसा है, उस पर ये चर्चा की गई है। इसको इन्होंने अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ऑस्ट्रेलिया की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद जो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल से स्वतंत्र हुए देश हैं, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको कनेक्ट करके अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। तो ये जो है लोकतंत्र का अभाव, ये जो बांग्लादेश के संदर्भ में इनका ये आर्टिकल है, इसको जरूर देखिएगा, इससे आपका थोड़ा सा नॉलेज स्ट्रेंथन होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आता है आशंकाओं के बादल। इस पे ये चर्चा करी गई है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र किस तरह खतरे में है। तो ये तवलीन सिंह है, ये कहना चाह रही हैं कि भाई ऐसे समय में भारत और मोदी जी को खासकर ये दिखाना चाहिए कि हमारे यहाँ किस तरह का लोकतंत्र मजबूत है, धार्मिक स्वतंत्रता है और रोशन ख्यालों का एक गढ़ है भारत। देखिए, अगली चर्चा है बांग्लादेश में हिंदू अस्तित्व पर संकट। आप चारों तरफ ये चर्चाएं सुनी रहे हैं, इस पर भी आर्टिकल है। इसके बाद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है वक्फ संशोधन विधेयक। अब आपके मन में आता होगा ये वक्फ क्या है। देखिए, वक्फ का मतलब होता है कि जब कोई मुसलमान अपनी कोई संपत्ति ईश्वर के नाम पर दान कर देता है तो उस संपत्ति को बोलते हैं वक्फ। ठीक है। सबसे पहले इसकी चर्चा मिलती है 628 में, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे तो उनके एक फॉलोअर थे, उनका नाम था उमर। तो एक बार उमर किसी मुहिम पर थे, तो वहां पर किसी मुस्लिम ने उनको जो है कुछ संपत्ति अपनी दान कर दी थी। तो उन्होंने पैगंबर साहब से पूछा कि बताइए मैं इस संपत्ति का क्या करूं। तो उन्होंने कहा इसे जैसी है वैसे रहने दो, और इससे जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसे जन कल्याण में लगाओ। तो वहीं से वक्फ का कॉन्सेप्ट आ गया। ये एक अरबी शब्द है। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर वक्फ की जब मैं बात करता हूं, तो इस तरह वक्फ वो संपत्ति होती है जो मुस्लिम भाइयों ने ईश्वर के नाम पर दान कर दिया है, और इसका प्रयोग किया जाता है जन कल्याण में। जैसे हॉस्पिटल बना दिया, मदरसे बना दिए, यात्रियों के रुकने के लिए सराय बना दी, कॉलेज बना दिया, इस तरह की चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ खास नियम जुड़े होते हैं, जैसे वक्फ की संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता, किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इस तरह की चीजें, या वापस नहीं लिया जा सकता। तो उन्हीं मुद्दों पे, क्योंकि इस समय वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो आया है काफी चर्चाओं में है, तो उसी पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के साथ ये बातचीत है। इसको भी आप चाहें तो थोड़ा देखेंगे तो इस मुद्दे पर आपकी जानकारी बेहतर होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी वायनाड गए हैं। जी हां, केरल के वायनाड, जहां ये भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, और उन्होंने घोषणा की है कि केंद्र हर संभव सहायता यहां के लोगों को प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, अगली खबर यही आ रही है। कठुआ में 4 आतंकियों के रेखाचित्र जारी कर दिए गए। जो भी इसकी जानकारी देता है उसे 20 लाख रुपए नगद का इनाम दिया जाएगा। और एक और चीज, दिव्यांग पर्वतारोहियों के एक दल ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो के उहरू शिखर पर तिरंगा फहरा दिया। जी हाँ, इन्होंने अपने जो त्याग और साथ ही साथ अपना एक दृढ़ विश्वास जो इनके अंदर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको स्पष्ट करते हुए 7800 वर्ग फुट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फैलाकर दिव्यांग समाज के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है। आगे बढ़ते हैं। गाजा में स्कूल पर इजरायली हमले में 80 लोगों की मौत। भगवान जाने ये इजराइल कब रुकेगा। इसने क्या किया है कि एक शरणार्थी शिविर में पहले जो स्कूल था उस पर अटैक कर दिया, 80 लोगों की मौत हो गई। इसने क्लेम किया कि हमने बिल्कुल अटैक किया है, लेकिन हमने जो अटैक किया है स्कूल के अंदर हमास का कमांड सेंटर था, हमने उसको टारगेट किया था। और ये खुलेआम ये कह रहा है कि हमने अटैक किया, इतने लोगों को मार दिया। इसके साथ जो इस ईरान का परमाणु विभाग है, जो असैन्य परमाणु विभाग, उसके हेड बनाए गए हैं इस्माइली। ये अमेरिका के ही पढ़े हुए हैं और इन पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध भी लगा रखा है 16 साल पहले। ये परमाणु कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक तरह से कहेंगे इस्माइली ईरान के। तो काफी चर्चाओं में रहने वाले हैं आगे ये, तो इनको भी, इनके नाम को भी ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों इसी के साथ भारत और मालदीव ने यहाँ यूपीआई शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और आगे चलकर मालदीव के पर्यटन में यूपीआई का बड़ा रोल होने वाला है और ये वहाँ एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इस संबंध में ये न्यूज़ है, ये भी काफ़ी चर्चाओं में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विनेश फोगाट नाम काफ़ी चर्चाओं में था, 13 को इनके मामले का जो है वो आ सकता है निर्णय। इसमें इन्होंने संयुक्त रूप से रजत पदक दिए जाने की माँग की है।